दोस्तों नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, हमारा निफ्टी करीब-करीब 2.5% या 2.5 या 2.6% के आसपास की उसकी एक दिन में गिरावट आई। गिरावट दिन में थोड़ी ज़्यादा थी और बाज़ार बंद होते-होते थोड़ी-सी रिकवरी आई। जो बाज़ार 3.25% के आसपास गिर गया था, बाज़ार ख़त्म होते-होते 2.5% की गिरावट थी। और 2.5% की गिरावट में आप जानते हैं शाम होते-होते यूट्यूब पे वीडियोज़ क्या आए, आज बाज़ार लहूलुहान हो गया है। ब्लड बाथ इन द मार्केट। मुझे घोर आश्चर्य हुआ। उसी दिन, अगले दिन जब मैंने खबर देखी, उसी दिन जो दुनिया के बाज़ारों में हुआ, वो ज़्यादा भयावह था। जापान का बाज़ार तो 13% गिर गया था। अमेरिका की बाज़ार भी 4 से 5% के आसपास की गिरावट दर्ज कर गए और दुनिया भर में बाज़ारों में भारी गिरावट देखी गई। लेकिन हिंदुस्तान की गिरावट दुनिया के मुकाबले काफ़ी कम थी। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि वो मामूली गिरावट थी, लेकिन सनसनी ऐसी फैलाई गई, सोशल मीडिया में इस तरह की चर्चाएँ की गई, यूट्यूब पे ऐसे वीडियोज़ बनाए गए, टीवी पे ऐसी बात की गई, जैसे बाज़ार में बवंडर आ गया हो, लहूलुहान हो गया हो। दोस्तों, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए काम का है। मैं उनके लिए बात नहीं करता जो स्पेकुलेशन करते हैं, मैं उनके लिए बात नहीं करता जो ट्रेडिंग करते हैं, मैं उनके लिए बात नहीं करता जो शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करते हैं। वो सभी इन्वेस्टमेंट में नहीं हैं दोस्तों, वो सभी गैम्बलिंग में हैं। ये सेबी की रिपोर्ट इस बात को साबित करती है, क्योंकि जब 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है, तो वो जो एक्टिविटी है, वो जो कार्य है, वो इन्वेस्टिंग तो हो ही नहीं सकता, वो सिर्फ और सिर्फ गैम्बलिंग है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो आइए मैं आपसे थोड़ी-सी बात करना चाहता हूँ। ये जो हिंदुस्तान का बाज़ार है, इसमें आपको कहीं पर भी किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि बाज़ार में कभी आने वाले समय में गिरावट दर्ज नहीं होगी। ये बाज़ार की नियति है, ये बाज़ार की प्रवृत्ति है कि समय-समय पर बाज़ार में गिरावट आती रहती है और ये दुनिया में किसी को नहीं मालूम है गिरावट कब आएगी। जिन कारणों से पहले गिरावट आई है, उन कारणों से आने वाले समय में गिरावट नहीं आती है और जब भी डीप गिरावट आती है, जिसको आप मंदी कहते हैं, उसके हमेशा नए कारण होते हैं दोस्तों। इसलिए आपको ये जानने की कोशिश नहीं करनी है कि मंदी आएगी तो क्यों आएगी और कब आएगी। आपको सिर्फ मंदी के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। और हाँ, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि मंदी का स्वागत कीजिए। एक अच्छा लॉन्ग टर्म निवेशक मंदी का स्वागत करता है। न केवल मंदी उसको लाभ देती है, पर बाजार भी उसमें से मजबूत होकर निकलता है। यही प्रकृति का नियम है। मैं उन लोगों में से हूं जो मंदी का स्वागत करते हैं। आइए फिर भी मैं आपसे बात करता हूं, इस बाजार को क्या विचलित कर सकता है। अभी आपने देखा होगा कि महीने भर पहले जो बाजार में विचलन आया, इस विचलन को होने का बहुत बड़ा कारण क्या था? इसका कारण ये था दोस्तों कि भय व्याप्त हो गया था कि अमेरिका में रिसेशन आ रहा है, अमेरिका में मंदी आ रही है। इतिहास हमें ये दिखाता है कि जब भी अमेरिका में मंदी आती है, तो दुनिया में मंदी आती है। When Uncle Sam sneezes, world catches fever, ये कहावत आपने सुनी होगी। मैं इकोनॉमिक्स को हमेशा इतिहास की मदद से समझता हूँ, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि दुनिया में भविष्य कोई नहीं जानता है, लेकिन दुनिया में अमूमन बहुत सी बातें जो भविष्य में होने वाली हैं, वो ऐसी हैं जो विगत में भी हुई हैं। अगर आपने महाभारत पढ़ी है, जो 3, 4, 5 हज़ार साल पहले, मुझे नहीं मालूम कितने हज़ार साल पहले लिखी गई है, लेकिन अगर आप महाभारत पढ़ते हैं, तो महाभारत के जीवन में जो चुनौतियाँ, हर एक शख्स, हर एक उसके अंदर जो कार है, उसमें जो चरित्र है महाभारत का, वो जिन चुनौतियों का सामना करता है, वो आज भी मानव समाज में जीवित है। तो अगर आप इतिहास पढ़ते हैं, तो आपको भविष्य का भान होता है। और मेरे को जब भी अर्थव्यवस्था के संकट को समझना होता है, बाजार के संकट को समझना होता है, तो मैं इतिहास की तरफ झांकता हूं। तो ऐसा क्या कारण है कि जो अमेरिका की मंदी है, वो हमें भयभीत करती है। लेकिन खास ही मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, भले ही अमेरिका में कितनी ही मंदी की बातें हो जाएं, एक भारतीय होने के नाते आप घबराइएगा नहीं। ये भारत वो भारत नहीं है जो अमेरिका की मंदी से घबरा जाता था, या मंदी अमेरिका में आई मंदी से परेशान हो जाता था। ये भारत वो भारत है जिसको आप आसानी से कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की आर्थिक प्रगति, दुनिया की आर्थिक प्रगति या दुनिया के आर्थिक विकास का ये इंजन है, न कि एक डब्बा है। पहले अमेरिका इंजन हुआ करता था, आज भी वो इंजन के स्थान पर ही है, पर हम डब्बे के स्थान पे होते थे। अब हम इंजन के स्थान पे हैं, भले ही छोटे हो गए हों। अब हम दुनिया को खींचते हैं, दुनिया को धकेलते हैं, हम दुनिया हमें नहीं खींचती है। और विस्तार से मैं आपके साथ दोस्तों ये बात करने वाला हूं। मेरी बात को गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। आज मैं आपके साथ डॉलर की बात करूंगा, डॉलर की कहानी की बात करूंगा। डॉलर क्यों रिजर्व करेंसी है, रिजर्व करेंसी का होने का मायने क्या होता है, अमेरिका किस तरह से दुनिया को प्रभावित करता है, अमेरिकी अर्थव्यवस्था हमसे भिन्न क्यों है, ये तमाम सवाल मैं आपके सामने आज रखूंगा और उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में भी हमारे बाजार में अमेरिका का वही महत्व रहेगा जो विगत में रहा है। एक खास बात
मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं। हिंदुस्तान के बाजार ने कोविड के पश्चात बहुत ही सुनहरा काम किया है। पिछले 4 साल से लगातार हमारा बाजार बढ़ रहा है, लेकिन मैं अपने जीवन के 30 साल के अनुभव में पहली बार एक बात देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि पिछले 4 साल से लगातार एफआईआईज बेच रही हैं। जी हां, कोविड आया था 2020 में। अगर मैं जनवरी 2020 से आज आंकड़ा देखता हूं, आज सुबह ही मैं देख रहा था, तो अभी तक एफआईआईज ने, जिनको आजकल आप एफपीआईज कहते हैं, हिंदुस्तान के बाजारों में करीब करीब 4,40,000 करोड़ की बिकवाली कर चुके हैं। और हमारे जो डीआईआईज हैं, जो हमारी घरेलू संस्थाएं हैं, जिसमें म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी शामिल हैं, अगर मैं इनकी बात करूं तो 1 जनवरी 2020 के बाद से आज तक वो करीब करीब 7,86,000 करोड़ की खरीदारी कर चुके हैं। तो ये बाजार जो आप 4 साल से बढ़ते देख रहे हैं ना, इसकी विशेष बात क्या है कि इसमें भारतीय रिटेल निवेश कर रहा है, भारतीय संस्थागत निवेशक निवेश कर रहे हैं, पर विदेशी पैसा निकाल रहा है। उसके बावजूद लगातार बाजार बढ़ रहा है। मैं आपसे मात्र ये कल्पना करने को कहता हूं, जरा सोचिए कि जिस दिन विदेशी भी इस बाजार में निवेश करने लगेगा और हमारी इच्छा भी निवेश करते रहने की होगी, जब दोनों ही प्रकार के निवेशक और रिटेल भी निवेश करेगा, तब ये बाजार कहां जाएगा। अभी ये बाजार एक इंजन पे काम कर रहा है, जो घरेलू बचत जिसे आप कहते हैं। इस हवाईजहाज में, इस बाजार नुमा हवाईजहाज में अभी दूसरा इंजन एफपीआई काम नहीं कर रहा है। क्या एफपीआई काम करेगा? आने वाले समय में काम करेगा, और यही मैं आपसे बात करना चाहता हूं। सावधानी से मेरी बात सुनिएगा। मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। इतिहास कुछ भी कहता हो, भविष्य ये कहता है कि अगर अमेरिका में मंदी आती है तो इस बात की संभावना बढ़ेगी कि एफपीआई आपके पास ज्यादा आएगा, और जब एफपीआई आपके पास ज्यादा आएगा, हमारे इस बाजार नुमा हवाईजहाज का दूसरा इंजन में काम करने लगेगा। फिर सोचिए आपको बाजार में कितना लाभ हो सकता है। जी हाँ, यही बात मैं आपके साथ विस्तार से करना चाहता हूं। लेकिन एफपीआई आएगा, और क्यों आएगा? दुनिया के अंदर मंदी, दुनिया नहीं, खासकर अमेरिका में आने वाली मंदी क्या हमें हानि की जगह लाभ पहुंचा सकती है? पहले हम इस बात को समझते हैं, फिर हम समझेंगे कि एफपीआई आएगा या नहीं आएगा। मैं आपसे फिर कहता हूं, इकोनॉमिक्स में हमें नहीं मालूम क्या होगा। इकोनॉमिक्स में गलत नहीं होता है, सही नहीं होता है। इकोनॉमिक्स में केवल उपयुक्त होता है, यहाँ केवल संतुलन होता है। तो बाजार, हिंदुस्तान का बाजार, दुनिया का बाजार, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था, दुनिया की अर्थव्यवस्था कैसे संतुलन आने वाले समय में स्थापित करेगी, इसी बात पे हम चर्चा करेंगे। और इसके लिए पहले हमें इतिहास में झांकना होगा कि आज अमेरिका के पास जो ताकत है, ये ताकत आई कब, आई कैसे, और ये डॉलर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आइए इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, तारीख थी 2 अगस्त 2011। एक अद्भुत घटना घटती है। एस&पी, जो दुनिया की एक बहुत बड़ी रेटिंग एजेंसी है, वो दुनिया के आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक प्रतिष्ठित राष्ट्र अमेरिका की रेटिंग को डाउनग्रेड करता है और ट्रिपल ए से घटा के डबल ए कर देता है। पूरे बाजारों में त्राहिमाम मच जाता है, और अगले ही पल मैं देखता हूं कि दुनिया भर के अंदर इस खबर को इस तरह से प्रचारित किया जाता है कि एक अद्भुत विस्फोटक घटना हो गई है। लेकिन आप जानते, आश्चर्य से मैं एक बात को समझता हूं और एक बात को देखता हूं। अभी तक मैं देखता था कि अगर किसी कंपनी का बॉन्ड डाउनग्रेड होता है तो उसकी यील्ड बढ़ जाती है, मतलब उसको कम लोग खरीदना चाहते हैं, बाजार में उसके भाव गिर जाते हैं। तो बाजार में उसके भाव गिरने से उसको जो ब्याज देना पड़ता है वो बढ़ जाता है। अगर किसी राष्ट्र की रेटिंग गिर जाती है, किसी राष्ट्र की रेटिंग डाउनग्रेड होती है, तो ये मतलब हुआ कि वहां की अर्थव्यवस्था अच्छा नहीं कर रही है, और उसकी मुद्रा के अंदर कमजोरी आनी शुरू हो जाती है। उसकी करेंसी फॉरेक्स मार्केट के अंदर, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर कमजोर होना शुरू हो जाती है। लेकिन मैंने एक अद्भुत बात देखी। 3 अगस्त 2011 के बाद में अमेरिका का डॉलर यकायक मजबूत होने लगा, तेजी से भागने लगा। अगर आप डॉलर मजबूत हो रहा है, कमजोर हो रहा है, इसको जानना चाहते हैं, तो डॉलर इंडेक्स है, जिसको DXY इंडेक्स कहते हैं, तो दुनिया की तमाम सबसे बड़ी 6 करेंसीज को सामने रख के बनाया गया है कि डॉलर का एक्सचेंज रेट दुनिया की सर्वाधिक ट्रेड होने वाली बाकी 6 करेंसीज के साथ क्या आज का मूल्य है, उसके अनुसार वो
वो डॉलर का इंडेक्स घटता और बढ़ता है। तो उस इंडेक्स को अगर आप देखेंगे तो आप जो रिलेटिव मजबूती है डॉलर की वो आपको समझ में आ जाएगी। तो मैंने क्या देखा, 3 अगस्त 2011 के बाद में लगातार तेजी से हर दिन डॉलर मजबूत से मजबूत होता चला गया। ये मेरे लिए एक तरह से अजीब सी अवस्था थी, क्योंकि मैंने ये सीखा था कि जो डाउनग्रेड होता है वो कमज़ोर होता है, लेकिन यहाँ मैंने देखा कि जो डाउनग्रेड हुआ है वो मजबूत हो रहा है। मुझे रामायण का किस्सा याद आ गया। रामायण में मेघनाद ने भयंकर युद्ध किया और एक समय ऐसा आया जब उसने नागपाश का इस्तेमाल किया और नागपाश का जवाब प्रभु श्री राम के पास भी नहीं था। वो प्रभु श्री राम को और भ्राता लक्ष्मण को भी नागपाश में बांध देता है और सारी की सारी युद्ध सेनापतियों को भी मूर्छित कर देता है। अब मेघनाद के सामने लड़ने वाला कोई नहीं बचा है, सभी मूर्छित हो गए हैं। ऐसे में सबसे पहले जामवंत जी की मूर्छा टूटती है। वो पूरी समर भूमि में घूमते हैं, चिंतित अवस्था में घूमते हैं। जहां देखते हैं वानरों का विनाश देखते हैं, जहां देखते हैं प्रभु श्री राम की सेना को मूर्छित पाते हैं। ऐसे में वो एक घायल वानर से ये नहीं पूछते हैं कि राम कैसे हैं, वो एक घायल वानर से ये पूछते हैं कि हनुमान कैसे हैं। वानर चकित हो जाता है, हे प्रभु आपने ये क्यों नहीं पूछा कि प्रभु श्री राम कैसे हैं, आपने ये क्यों पूछा कि हनुमान कैसे हैं। तो जामवंत जवाब देते हैं कि अगर हनुमान ठीक है तो सब ठीक है। जी हाँ, जब आप हर चहुं ओर से चिंतित होते हैं, चहुं ओर से संकट का सामना करते हैं, तो आप सुरक्षित स्थान को ढूंढने की कोशिश करते हैं। दुनिया भर में अमेरिकियों ने निवेश किया है। किसी भी देश के नागरिकों ने, किसी भी देश के व्यापारियों ने दूसरे देश में जाके इतना निवेश नहीं किया है जितनी अमेरिका के लोगों ने दूसरे देशों में निवेश किया है। और जब अमेरिका में संकट आता है ना दोस्तों, तो डॉलर को एक बहुत सुरक्षित मुद्रा मानी जाती है, एक सेफ करेंसी मानी जाती है। जब दुनिया में खतरा बढ़ता है, राष्ट्र में खतरा बढ़ता है, अर्थव्यवस्था में खतरा बढ़ता है, तो आप सुरक्षित स्थान पे जाना चाहते हैं। और इतिहास का अनुभव ये कहता है कि अमेरिका के जो आम नागरिक है, दुनिया का जो आम नागरिक है, वो अमूमन गोल्ड, सोने को सबसे ज़्यादा सुरक्षित पाता है जब अर्थव्यवस्था डावाडोल होती है, और उसके बाद डॉलर को सुरक्षित पाता है जब अर्थव्यवस्था डावाडोल होती है। तो मैंने एक अद्भुत मंजर देखा कि अमेरिका डाउनग्रेड हो रहा था पर डॉलर मजबूत हो रहा था। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, डॉलर इतना मजबूत हुआ अगले 5 महीनों में, 2 अगस्त से लेकर 31 दिसंबर 2011 के 5 महीनों में भारत की जो मुद्रा है रुपया, ये डॉलर के सामने 20 से 21% के आसपास कमजोर हो जाता है। महज 5 महीने में 44 रुपए का जो रुपया पे $1 मिलता था वो 44 से बढ़ के 53 हो जाता है। 20% रुपया कमज़ोर हो जाता है, जबकि डाउनग्रेड तो अमेरिका हुआ था और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर मान लिया जाता है। और 2013 आते आते तो टाइम्स मैगजीन आती है और वो कहती है कि इंडिया इज़ अमंग फ्रेजाइल 5। मैं आपको इतिहास में लेके क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि अमेरिका में संकट आने पर डॉलर मजबूत होता है और डॉलर मजबूत होने से रुपया कमज़ोर होता है। रुपया कमज़ोर होने से हिंदुस्तान के एक्सपोर्ट महंगे हो जाते हैं, तेल महंगा हो जाता है और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए जब भी अमेरिका में मंदी की बात होती है तो हम चिंतित हो जाते हैं। आइए इस बात को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। क्या अब भी अगर अमेरिका में मंदी आएगी तो वही 2011, 12, 13 वाला मंजर हम देखेंगे? कतई नहीं दोस्तों, ये वक्त 2011, 12, 13 से बदल गया है। लेकिन इसके पहले हमें समझना होगा कि डॉलर का ये चरित्र क्यों है, डॉलर की जो प्रवृत्ति है ऐसी क्यों है, क्या है डॉलर की खास बात। आइए हम समझते हैं। मैं आगे बढ़ूं इसके पहले एक इशारा भर आपको कर देना चाहता हूं। अगर आप दुनिया में मंदी देखेंगे, अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप दुनिया में मंदी देखते हैं तो इसका प्रमाण क्या है? अमूमन डॉलर और गोल्ड की जो कीमतें हैं ये विरुद्ध चलती हैं, क्योंकि गोल्ड के भाव, सोने के भाव डॉलर में तय होते हैं। अगर सोना मजबूत हो रहा है तो समझ जाइए कि डॉलर कमजोर हो रहा है। अगर डॉलर मजबूत हो रहा है तो समझ जाइए कि सोना सस्ता हो रहा है, क्योंकि ये विपरीत दिशा में अमूमन चलते हैं। पर अगर ये साथ साथ चल रहे हैं तो समझ लीजिए कि दुनिया में आर्थिक मंदी है, क्योंकि सोना भी सुरक्षित माना जाता है, डॉलर भी सुरक्षित माना जाता है। जब फ्लाइट टू सेफ्टी होती है, जब सभी सुरक्षा की तरफ भागते हैं तो वो डॉलर में जाना चाहते हैं, सोने में जाना चाहते हैं और दोनों ही एक दिशा में बढ़ने लगते हैं। ऐसा अभी नहीं हो रहा है। अभी मैं देख रहा हूँ कि डॉलर में कमज़ोरी है। डॉलर 102 के आसपास DXY आ गया है, जो कि 110 के ऊपर रहा करता था, और सोना तो मजबूत हुआ ही है पिछले 1 साल में, आपने स्वयं ने देखा है। तो आइए इस बात को हम तब समझेंगे जब हम डॉलर की कहानी को समझेंगे।
1776 में आज़ादी के बाद से ही अमेरिका की खास बात यह है कि वो प्रवासियों का राष्ट्र रहा है। अगर आप प्रतिभावान व्यक्ति हैं, क्षमतावान हैं, टैलेंटेड हैं, दुनिया के किसी भी राष्ट्र के रहने वाले हैं, दुनिया के किसी भी रिलीजन को मानने वाले हैं, दुनिया की कोई भी भाषा बोलने वाले हैं, दुनिया में किसी भी रंग रूप के हैं, लेकिन अगर आप टैलेंटेड हैं तो राष्ट्र आपका स्वागत करता है। ये राष्ट्र प्रवासियों का हो गया। कोई आश्चर्य नहीं कि पिछले 150 सालों में दुनिया में जितने आविष्कार हुए हैं किसी भी क्षेत्र में, वो सर्वाधिक अमेरिका में हुए हैं, और इस बात ने अमेरिका को बेहद शक्तिशाली बना दिया। दूसरी बात अच्छी अमेरिका के साथ में ये थी कि जो पहला विश्व युद्ध हुआ उसने दुनिया के सबसे अग्रणी स्थान यूरोप को बेहद नुकसान पहुंचाया, और उस प्रथम विश्व युद्ध में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, अमेरिका ने आंशिक रूप से ही हिस्सा लिया। जब युद्ध खत्म होने को था तब थोड़ा बहुत उसने हिस्सा लिया, उसने ज्यादा हिस्सा भी नहीं लिया। और अमेरिका हमेशा मेनलैंड से दूर रहा है, तो कभी भी अमेरिका पर बम ज्यादा नहीं गिराए गए या नहीं गिराए गए। और अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध के अंदर अपने आप को जबरदस्त तरीके से स्थापित कर दिया। और दूसरा विश्व युद्ध जो था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था, महाभयानक महाविध्वंसक युद्ध था दोस्तों। वो इतना जबरदस्त युद्ध था कि दुनिया की 7 या 8% आबादी हलाक हो गई थी। रशिया के 2 करोड़ लोग पुरुष मारे गए थे। आज भी रशिया में पुरुषों के मुकाबले महिलाएं कहीं ज्यादा हैं। 70-75 साल हो गए इस बात को, उसके बाद भी इतने विध्वंसक युद्ध ने यूरोप को तहस नहस कर दिया। ऐसे में यूरोप पुनर्निर्माण करना चाहता है, और दुनिया में अमेरिका की प्रतिष्ठा भी और ज्यादा बढ़ गई क्योंकि वो परमाणु संपन्न राष्ट्र भी बन गया था। ऐसे में अमेरिका के लीडरशिप में 1944 में अमेरिका के स्थान ब्रेटन वुड्स में यूरोप और अमेरिका और दुनिया के 44 राष्ट्र मिलकर बात करते हैं कि किस तरह से अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण किया जाए। वो अर्थशास्त्रियों की मदद मांगते हैं, और जितने भी अर्थशास्त्री वहां पर आते हैं उनको सलाह देते हैं कि अगर आपको अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करना है तो आपको व्यापार बढ़ाना होगा। जितना आप आपस में सहयोग करेंगे, जितना आप आपस में व्यापार करेंगे, उतने तेजी से आप पुनः विकास कर पाएंगे। पर चिंता की बात यह थी कि तेजी से विकास को बढ़ाएं कैसे। विकास करने के लिए हम विनिमय करना होगा। विनिमय करने के लिए मुद्रा की जरूरत होगी। मुद्रा के अभाव में सोने का उपयोग किया जाता है, और सोने का एक्सचेंज में उपयोग करना बहुत ज्यादा सुलभ नहीं है, बहुत ज्यादा आसान नहीं है। ऐसे में भारी विकास में वृद्धि कैसे हो सकती है। जेम केन्स नाम के शास्त्री थे जो बहुत अच्छे मैक्रो इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं। उन्होंने इन राष्ट्रों को सलाह दी कि क्यों नहीं आप एक दुनिया की एक मुद्रा बना लें जो सबको स्वीकार्य हो। इस पर बहुत चर्चा हुई लेकिन तय नहीं हो पाया। इसके लिए नया मॉनेटरी सिस्टम भी स्थापित करने की कोशिश हुई। एक नई संस्था का निर्माण किया जिसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं, लेकिन इस बात पर सहमति नहीं बन पाई कि दुनिया की कोई मुद्रा हो जाए। ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति दूरदर्शी थे रूजवेल्ट, उन्होंने एक सुझाव दिया और कहा कि मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको मैं डॉलर के अगेंस्ट, डॉलर के से सोने को परिवर्तन करने की गारंटी देता हूं। उसका मतलब यह है कि अगर आपके पास डॉलर हैं, वो डॉलर देख के आप हमसे सोना ले सकते हैं, हम आपको कभी मना नहीं करेंगे। मतलब यह है कि अगर दुनिया में किसी व्यक्ति के पास डॉलर है, वो डॉलर देख के अमेरिका से सोना ले सकता है। जी हाँ, गोल्ड स्टैंडर्ड की पुनर्स्थापना हुई, मजबूती से गोल्ड स्टैंडर्ड का पालन किया गया, और अमेरिका ने वादा किया कि जो कोई भी हमें $35 देगा उसको 1 औंस सोना हम देंगे। 28 ग्राम या 32 ग्राम के आसपास, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, 1 ट्राई औंस। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई संस्था, कोई व्यापारी, कोई राष्ट्र अमेरिका को $35 देगा तो उसको अमेरिका 1 औंस सोना देगा। ये एक्सचेंज रेट तय हो गया जो फिक्स रहा, इसमें बदलाव नहीं आ रहा था। जी हाँ, अगर आपके पास डॉलर है इसका मतलब ये हुआ आपके पास सोना है। आश्चर्य की बात यह है कि तमाम राष्ट्रों ने इस पेशकश को स्वीकार किया क्योंकि अमेरिका की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ चुकी थी। सबने स्वीकार किया। और अब जानते हैं बाकी राष्ट्रों ने क्या किया। बाकी राष्ट्रों ने सोने के बदले नहीं, डॉलर के बदले अपने एक्सचेंज रेट को तय कर लिया। बस वहां से डॉलर को इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर स्वीकार कर लिया गया, और उसके बाद व्यापार बढ़ने लगा। व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, लेकिन यूरोप के पास पैसा नहीं था। यूरोप को तरक्की तुरंत चाहिए थी, तेजी से तरक्की चाहिए थी। जापान को तेजी से तरक्की चाहिए थी। ऐसे में यूरोपियन रिकवरी प्लान अमेरिका बनाता है जिसको मार्शल प्लान कहा जाता है। मार्शल प्लान के अंतर्गत अमेरिका बहुत ज्यादा सोना
यूरोप से लेता है और उस सोने के बदले यूरोप को बहुत ज़्यादा डॉलर्स देता है। एक वक्त ऐसा आ गया कि जब अमेरिका के पास ऑफिशियल रिजर्व, जिसको आप कहते हैं, दुनिया में जितने ऑफिशियल रिजर्व्स थे उसके 2/3 रिजर्व्स अमेरिका के पास में हो गए, क्योंकि हर नया डॉलर जो बाजार में आ रहा है वो तभी आ रहा है जब उसके सामने अमेरिका डॉलर अपने पास रिजर्व में रख रहा है। शनै शनै 1960 आते आते यूरोप रीबिल्ड हो गया, पुनः यूरोप के अंदर यौवन लौटने लगा। यौवन लौटता नहीं है पर यूरोप की इकोनॉमी वापस बेहतर से बेहतर होने लगी और जापान ज़बरदस्त इकोनॉमी के रूप में उभरा। सन 1960 आते आते यूरोप और जापान बहुत मजबूत हो गए, पर वो मजबूत हुए कैसे? वो अमेरिका को एक्सपोर्ट करके मजबूत हुए और दुनिया में अमेरिका के अंदर बहुत सोना आया, बहुत डॉलर बना, बहुत व्यापार हुआ। इससे व्यापार के अंदर बहुत ज़बरदस्त आर्थिक प्रगति अमेरिका की भी हुई और दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर राष्ट्र अमेरिका बन गया, दुनिया का सबसे बड़ा ग्राहक अमेरिका बन गया। जर्मन, जापान, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे राष्ट्र दुकानदार बन गए, वो अमेरिका को बेचते थे और अमेरिका खरीदता था और ऐसे में और ज़्यादा डॉलर की ज़रूरत होती थी। दुनिया में सोने के भाव बढ़ने लगे, सोने की मांग बढ़ने लगी, पर अमेरिका के अंदर तो सोना देने पर $35 देने पर आपको 1 औंस सोना मिलता था, वो तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट था। इससे अमेरिका को नुकसान होने लगा, दुनिया में मुद्रास्फीति बढ़ने लगी, दुनिया में सोने के भाव बढ़ने लगे, पर सोने के भाव अमेरिका के बाज़ारों में ज़बरदस्ती फिक्स रखे गए और अमेरिका के पास और ज़्यादा डॉलर देने के लिए और ज़्यादा सोने की ज़रूरत हुई। ये व्यवस्था लंबी चल नहीं सकती थी कि दुनिया बहुत तेजी से विकास कर रही थी। रिचर्ड निक्सन ने ऐसे में एक भारी बड़ा निर्णय लिया जिसको निक्सन शॉक कहा जाता है। 15 अगस्त 1971 को ऐलान करते हैं कि आज के बाद डॉलर के बदले सोने को बदला नहीं जाएगा। जी हाँ, अगर आप अब हमारे पास डॉलर लेके आएंगे और ये कहेंगे कि हमें सोना दे दो तो हम उसको परिवर्तन नहीं करेंगे। इसका मतलब अब डॉलर जो है वो फिएट करेंसी हो गई, राजाज्ञा की करेंसी हो गई, उसके पीछे सोने की ताकत ऑफिशियली ख़त्म कर दी गई क्योंकि वो सोने में परिवर्तित नहीं होगा। इसको निक्सन शॉक कहते हैं। अमेरिका ने बहुत हिम्मत दिखाई, उनको बहुत नुकसान हो सकता था, दुनिया में बदनामी हो सकती थी, उनके प्रतिष्ठा दांव पे लग सकती थी, पर अमेरिका ने देखा कि पूरी दुनिया की तरक्की इसलिए होती है कि हम उनके साथ व्यापार करते हैं, हम उनसे आयात करते हैं, वो हमें एक्सपोर्ट करते हैं और हमें एक्सपोर्ट करके वो मजबूत बनते हैं तो हमसे वो संबंध बना के रखना चाहेंगे। और आश्चर्य की बात कि दुनिया ने भी यही समझा और दुनिया के जो व्यापारी संबंध हैं अमेरिका के साथ अनवरत चलते रहे और सोने का स्टैंडर्ड खत्म होने के बाद भी डॉलर की स्वीकार्यता दुनिया भर में रही और वहाँ से धीमे 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 डॉलर जो है वो दुनिया की करेंसी बन गई। ये है ज़रूर अमेरिका की करेंसी, पर दुनिया में हर जगह इस्तेमाल होती है, हर कोई व्यापार में इसको इस्तेमाल करता है। पर आपके पास डॉलर आता कैसे है? डॉलर तो अमेरिका में छपता है, तो फिर आपके पास कैसे आता है? आपके पास इसलिए आता है कि आप कुछ ना कुछ व्यापारिक लेन देन अमेरिका के साथ में करते हैं, आप अमेरिका को कुछ बेचते हैं, तब आपको अमेरिका डॉलर में कीमत अदा करता है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका ने आपसे ख़रीदा है तब आपको डॉलर मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका तो आयात कर रहा है, आप निर्यात कर रहे हैं, पैसा आपको मिल रहा है, उनके खाते से निकल रहा है। तो अमेरिका का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो परमानेंटली घाटे वाला बजट हो गया। बहुत से मेरे भारतीय दोस्त ये सपना देखते हैं कि रुपया भी काश दुनिया की करेंसी बन जाए, रुपए की भी दुनिया में वो प्रतिष्ठा हो जो डॉलर की प्रतिष्ठा है। जानते हैं इसके लिए आपको क्या कुर्बानी देनी होगी? इसके लिए आपको एक कुर्बानी देनी होगी, वो कुर्बानी ये है कि अपना करंट अकाउंट डेफिसिट हमेशा बरकरार रखना होगा। आपको घाटे का व्यापार करना पड़ेगा। अमेरिका घाटे का व्यापार करता है दोस्तों, फायदे का व्यापार नहीं करता है। कोई भी राष्ट्र इसलिए डॉलर को रिप्लेस नहीं कर पाता है क्योंकि जो भी करेंसी डॉलर को रिप्लेस करेगी उस राष्ट्र का जो ट्रेड बैलेंस है वो नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए इतना आसान नहीं है कि डॉलर चला जाएगा और यही शक्ति अमेरिका की हो गई। अमेरिका को इससे फायदा क्या हुआ? अमेरिका को इससे फायदा ये हुआ कि दुनिया भर के लोग जिनके पास डॉलर जा रहा है वो पुनः डॉलर अमेरिका को देते हैं। वो जाके डॉलर के अमेरिका की ट्रेजरीज खरीद लेते हैं, अमेरिका के स्टॉक्स खरीद लेते हैं, अमेरिका के बॉन्ड्स खरीद लेते हैं। डॉलर घूम के फिर अमेरिका चला जाता है और अमेरिका फिर उसी डॉलर को इस्तेमाल करता है उपभोग करने के लिए। और अगर आप डॉलर अमेरिका से मांगते हैं, क्योंकि गोल्ड स्टैंडर्ड तो है नहीं, वो पैसा छाप के डॉलर को छाप के आपको दे सकता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो डॉलर की सप्लाई है अमेरिका में वो जितनी बढ़ानी चाहते हैं उतनी वो बढ़ा सकते हैं। इनफैक्ट दुनिया की जो भी रिजर्व करेंसी है उनके पास ये ताकत आ जाती है कि जितना चाहे वो रुपया छाप सकते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम अगर ऐसा करेंगे तो बहुत महंगा हो जाएगा। बहरहाल हम लौट के अपनी बातचीत की तरफ आते हैं।
तो एक डॉलर थ्योरी बन गई है। वो डॉलर थ्योरी क्या है, ध्यान से इस बात को समझिएगा। इसको स्माइल थ्योरी कहते हैं। स्माइल थ्योरी का मतलब क्या है, मैंने आपसे शुरुआत 2 अगस्त से की थी। अमेरिका के डॉलर की आप चरित्र को समझ लीजिए। अगर अमेरिका में मंदी आएगी तो डॉलर कमज़ोर हो जाएगा। अगर अमेरिका की मंदी आने की वजह से, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा उपभोग करने वाला राष्ट्र है, दुनिया के बहुत से देश अमेरिका को निर्यात करके अपनी अर्थव्यवस्था की गति को प्राप्त करते हैं। अगर ऐसे वाले देश जो अमेरिका को एक्सपोर्ट करके अपनी जीडीपी ग्रोथ को पाते हैं, उनकी जीडीपी ग्रोथ भी कम हो जाती है, तो अमेरिका की मंदी से दुनिया में मंदी आती है। और जैसे ही दुनिया में मंदी आती है, लोग डॉलर में जाना शुरू करते हैं, क्योंकि उसको वैश्विक मंदी कहते हैं। मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि वैश्विक मंदी, ग्लोबल अगर मंदी आएगी तो लोग डॉलर में जाएंगे और डॉलर महंगा हो जाएगा। अगर अमेरिका बहुत अच्छा कर रहा है, इकोनॉमी अच्छा कर रही है, तो जाहिर है कि अमेरिकी अमेरिका में ही निवेश करेंगे और बाहर की दुनिया वाले भी अमेरिका में निवेश करेंगे। तो अगर बाहर की दुनिया वाले भी अमेरिका में निवेश करेंगे, अमेरिका वाले भी अमेरिका में निवेश करेंगे, तो डॉलर महंगा ही होगा। तो दुनिया अच्छा करेगी तब भी डॉलर महंगा होगा, दुनिया खराब करेगी तब भी डॉलर महंगा होगा। डॉलर तभी सस्ता होगा जब अमेरिका खराब करेगा, केवल अमेरिका खराब करेगा। राइट, ये पहली शर्त है। तो दोस्तों, ध्यान से मेरी इस बात को समझिएगा। हम इसलिए घबराते हैं अमेरिका में मंदी आने से, क्योंकि ऐसा देखा गया है इतिहास में कि जब भी अमेरिका में मंदी आती है तो दुनिया में मंदी आती है और डॉलर मजबूत होता है, और डॉलर मजबूत होता है तो रुपया कमज़ोर होने लगता है। ऐसा हमने 2011 से लेकर 2013 में देखा है। पर क्या आगे भी ऐसा होगा? आइए इस बात को समझते हैं। यही तो सबसे ज़रूरी बात है जिसके लिए मैंने आपको इतनी लंबी गाथा आपको सुनाई है। दोस्तों, 2011 और 13 के बीच में क्या हुआ था? दुनिया में तेल के भाव बहुत ज़्यादा थे, पहला कारण समझ लीजिए। और हिंदुस्तान को जितना भी तेल चाहिए उसका 85% हम आयात करते हैं। और जब तेल महंगा होता है तो डॉलर में हमें पेमेंट करना पड़ता है। डॉलर हमारी मुद्रा नहीं है, डॉलर एक्सपोर्ट से हम कमाते हैं। जब दुनिया में मंदी होती है तो हमारे एक्सपोर्ट भी कम हो जाते हैं, तो हमारी डॉलर में कमाई कम होती है, पर तेल महंगा होने से हमारा खर्चा बढ़ जाता है। और दुनिया में मंदी आने से डॉलर महंगा हो जाता है, डॉलर महंगा होने से तेल और महंगा हो जाता है और हमारा खर्चा और ज़्यादा बढ़ जाता है। तेजी से हमारे पास डॉलर कम होने लगते हैं, तेजी से हमारे पास डॉलर आना कम हो जाते हैं और डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर हो जाता है, जो 2011 और 13 के बीच में हुआ। और इंडिया की इकोनॉमी को फ्रेजाइल 5 कहा गया। हमारी इकोनॉमी में संकट तब आता है जब हमारी इकोनॉमी में 3 बुरी बातें होती हैं। पहला, हमारी इकोनॉमी में महंगाई बहुत ज़्यादा हो। दूसरा, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब है कि हमारे एक्सपोर्ट बहुत कम हो और हमारे आयात बहुत ज़्यादा हो, हमारे पास घाटे का व्यापार हो। और तीसरा, सरकार के पास घाटे का बजट हो। अगर ये तीनों चीज़ें एक साथ आएंगी तो आपका रुपया डॉलर के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से गिर जाएगा, जो हमने 2011 और 13 के बीच में देखा। अब आते हैं आज के वर्तमान परिदृश्य में। वर्तमान परिदृश्य में अगर अमेरिका में मंदी आती है तो एक बार तो हमारे बाजार गिरेंगे, एक बार तो चिंता दौड़ेगी, लेकिन डॉलर के मजबूत होने की संभावना नहीं है, क्योंकि इस वक्त दुनिया में अमेरिका अकेला इंजन नहीं है। आज से कुछ साल पहले अमेरिका अकेला इंजन हुआ करता था। अब हिंदुस्तान का योगदान भी दुनिया के बाजारों में है, हिंदुस्तान का योगदान भी दुनिया की अर्थव्यवस्था में है। दुनिया ये मानने लगी है कि जो दुनिया में इकोनॉमिक प्रसार हो रहा है, जो प्रगति हो रही है, जो दुनिया की जीडीपी ग्रोथ हो रही है, उसमें इंडिया का भी कंट्रीब्यूशन है, उसमें चाइना का भी कंट्रीब्यूशन है। अब चाइना भी एक इंजन है, इंडिया भी एक इंजन है, अब अमेरिका अकेला इंजन नहीं है। दूसरा, इस वक्त हिंदुस्तान की जो महंगाई है वो कोविड के बाद पहली बार 4% के नीचे चली गई है। हाँ, 4% के नीचे, आपने ठीक सुना। आरबीआई का टारगेट है 4 से 6, वो उसके भी नीचे चली गई है। 2011 में हमारी महंगाई 9-10% के ज़्यादा थी, एक बार तो 12% के आसपास हमारे देश में महंगाई थी। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जीडीपी का 5% था 2011-12 के अंदर। इस वक्त हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट सिर्फ 1% है। हम बहुत अच्छा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दुनिया के बाज़ारों में 2011 में तेल बहुत महंगा हो गया था, इस वक्त दुनिया के बाज़ारों में तेल महंगा नहीं है। और अगर अमेरिका में मंदी आती है तो तेल के और महंगा होने की संभावना भी नहीं है दोस्तों। तो आज के दौर में अगर अमेरिका में अगर मंदी आती है तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि दुनिया में भी मंदी आ जाएगी, क्योंकि दुनिया में बहुत से देश पहले से ही कम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो पहले से ही मंदी के गिरफ्त में है, पहले से ही वह तेज़ी नहीं हो रही है। और यूरोप और जापान का योगदान कम हो रहा है, चाइना और इंडिया का योगदान बढ़ रहा है।
अमेरिका में मंदी आने का मतलब नहीं है कि इन राष्ट्रों में भी मंदी आएगी। हमारी महंगाई कम है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम है, हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व इस वक्त $650 मिलियन हैं, जो 2011 में केवल $300 मिलियन थे। इन सब कारणों की वजह से आप जानते हैं क्या होगा? अमेरिका में मंदी आते ही वहाँ ब्याज दरें कम हो जाएंगी, और ब्याज दरें कम होते ही वहाँ पर निवेश के अच्छे अवसर बॉन्ड में खत्म होने शुरू हो जाएंगे और पुनः डॉलर हिंदुस्तान में आना शुरू हो जाएगा। अमेरिका में मंदी आएगी तो वहाँ के बाजारों में निराशा फैलेगी, और वहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो कि 4 साल से अमेरिका की इकोनॉमी और बाजार अच्छा कर रहे हैं, वहाँ निवेश कर रहे हैं, उनका ध्यान पुनः इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ आएगा। और जब पुनः ध्यान अमेरिकन इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ आएगा तो सबसे पहले हिंदुस्तान की तरफ आएगा। अब जानते हैं अमेरिका में मंदी आने पर एक बार तो बाजार गिरेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा आप जानते हैं? उसके बाद जैसे ही शांति लौट के आएगी, FII और FPI हमारे पास आना शुरू कर देंगे। आपका बाजार जो 4 सालों से सिर्फ एक इंजन घरेलू बचत पे चल रहा था, वहाँ पर अमेरिकी और यूरोपीय बचत भी आना शुरू हो जाएगी। मैं उन लोगों में से हूं जो आपसे ये कहूंगा कि अमेरिका की मंदी से अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि अमेरिका की मंदी आपके लिए लाभप्रद हो। इतिहास तो कम से कम यही कहता है। भले ही अमेरिका में मंदी आने के बाजारों में उस साल हिंदुस्तान के बाजारों में गिरावट आई हो, अगले साल हिंदुस्तान की इकोनॉमी ने बहुत अच्छा किया है, अगले साल हिंदुस्तान के बाजारों ने बहुत अच्छा किया है। क्योंकि अमेरिका जब मंदी होती है तो कमोडिटी प्राइसेस कम होती है, और हिंदुस्तान को क्या चाहिए? सस्ती कमोडिटी और सस्ता तेल, जो हमें अमेरिका की मंदी प्रदान करती है। बहुत यकीन और विश्वास के साथ जो अनुभव मैंने 30 सालों में देखा, उसके आधार पर आपसे कहता हूं, अमेरिका में अगर मंदी आती है तो ये चिंता का विषय नहीं है, ये दोस्तों शांति और आनंद का विषय है, क्योंकि आपको लाभ पहुंचाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर नहीं हैं, तो अखबार और टीवी इतनी चिंता व्यक्त क्यों करते हैं? क्योंकि 90% लोग तो ट्रेडर्स, 99% लोग तो ट्रेडर्स हैं, वो शॉर्ट टर्म में देखते हैं। और शॉर्ट टर्म में तो एक बार तो बाजार झटका खाता है जब अमेरिका की मंदी की खबर आती है, क्योंकि 100 साल से हमने यही देखा है दोस्तों। लेकिन हिंदी में कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है। हम दूध के जले हैं, छाछ को फूंक के नहीं पीना है दोस्तों, इसलिए तो कहावत बनी है। ये छाछ है, दूध नहीं है। छाछ गर्म नहीं होती है, छाछ गर्म नहीं होती है, दूध गर्म होता है। आप दूध के जले हैं, छाछ को क्यों फूंक मारते हैं? सोचिए इस वक्त हिंदुस्तान के हालात कैसे हैं। यकीन मानिए, स्माइल के अंदर अमेरिका में अगर मंदी आती है तो इस वक्त मुझे लगता है केवल अमेरिका में मंदी होगी, जो कि हिंदुस्तान और चाइना जैसे राष्ट्रों को ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगी। और अगर केवल अमेरिका और यूरोप में मंदी आती है तो डॉलर के कमज़ोर होने की संभावनाएं हैं। ऐसे में रुपया भी स्थिर रहेगा और आपके पास पैसा आना भी शुरू हो जाएगा, और आपका बाजार और इकोनॉमी और अच्छा कर सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेने की इजाज़त लेता हूं, और आपसे निवेदन करता हूं कि अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपको पसंद आया है। आप किसी विषय पे बात करना चाहते हैं तो विषय मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप ये करते हैं तो मेरे को ऊर्जा का संचार होता है। मुझे इस बात की सूचना मिलती है कि वीडियो आप देख रहे हैं, वीडियो आपको पसंद आ रहा है। ऐसे में मुझे और शक्ति मिलती है ऐसी वीडियोस बनाते रहने की। आपका लाइक, आपका कमेंट, आपका सब्सक्रिप्शन मुझे हिम्मत देता है, ऊर्जा देता है। इन्हीं निवेदन के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी से नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर, अमेरिका की मंदी हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।